हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्त आइए बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 के री एग्जामिनेशंस के लिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आप सभी के लिए प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो का हम प्रारंभ करें, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्त देखिए, मुझे इस वीडियो को बनाने में या पीडीएफ को तैयार करने में क्वेश्चनों को जहाँ तहाँ से 10 से 15 बुक्स को मैं ले करके सामने बैठता हूँ। उसके बाद आपके लिए एक वीडियो तैयार करता हूँ कड़ी मेहनत के बाद। और दोस्तों, आप जो है बिल्कुल एक सेल्फिश इंसान की तरह वीडियो देख करके आगे निकल जाते हैं। प्लीज़ जो हमारे वीडियो को लाइक कर देते हैं या चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, उनको तो दिल से हमारी तरफ से ढेर सारी खुशियां हैं और इस तरीके से ढेर सारी धन्यवाद है। लेकिन वे सभी दोस्त जो ऐसा करके निकल जाते हैं, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक टीचर के नाते एक शिक्षक को आगे बढ़ाने के लिए यूट्यूब पर अगर आप बढ़ा देते हैं और इसके माध्यम से कुछ लोगों की कल्याण हो जाती है, तो उससे आपका क्या बिगड़ जाने वाला है। आप थोड़ी सा मदद ज़रूर हमारे साथ कीजिए, हम पूर्णतः आपके साथ तत्पर रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आज ये 40 प्रश्न जो होंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, इसमें जो है 30 प्लस हर हाल में कर लीजिएगा। इसमें सभी क्वेश्चन जैसे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को ध्यान में रख करके हम तैयार करते हैं। दोस्तों, मेहनत को जया मत कर दीजिएगा। भगवान करे, खुदा करे कि आप आगे की तरफ बढ़ जाएँ और इस बार आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाए। पहला प्रश्न है कि समुद्र लक्ष्मण 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में संपन्न हुआ है। समुद्र लक्ष्मण 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में संपन्न हुआ है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन से हाल ही फिलहाल का सही आंसर हो जाएगा भारत और मलेशिया के बीच में। दोस्तों याद रखिए, भारत और मलेशिया के बीच में जो है समुद्र लक्ष्मण 2024 जो है यह सैन्य जो है अभ्यास हुआ है और यह विशाखापत्तनम तट पर हुआ और यह जो है नौसेना अर्थात इंडियन नेवी का एक सैन्य अभ्यास था। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो आंसर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, 30 प्लस आंकड़े हर हाल में आपको करने की आवश्यकता है और यकीनन समझ लीजिए कि आप हमसे लगातार जुड़े रहेंगे तो 100% है कि आप महज और 6 से 7 दिनों के अंदर 30 प्लस क्या 35 प्लस 32 प्लस भी करने लगिएगा। प्रश्न आपके सामने है, बिहार के कृषि के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। बिहार के कृषि के संबंध में असत्य कथन चुनना है, न कि सत्य। बिहार का एक प्रमुख खाद्यान्न चावल है, ये बिल्कुल सही है। बिहार देश का सर्वाधिक लीची उत्पादक राज्य है, ये सही है। लेकिन बिहार में प्रमुख तिलहनी फसल मूंगफली है, ऐसा नहीं है। बिहार में तेल के रूप में मुख्य रूप से सरसों उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। यही कारण, रॉन्ग मतलब इसमें लिखा गया है, यही कारण है कि ऑप्शन नंबर बी हम इसको अपने आंसर के रूप में चुनेंगे। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, किसी भी प्रकार से कोई भी गलती हमारे क्वेश्चंस में हो जाती है तो हमें इंसान होने के नाते ज़रूर एक आप हमें कमेंट कर दीजिएगा और उसमें हम ज़रूर पिन आउट कर देंगे। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। मिथिला की प्रख्यात कवि विद्यापति ने किस राग का सृजन किया था। मिथिला की प्रख्यात कवि जो है विद्यापति ने किस राग का सृजन किया था। सही आंसर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर सी, नचारी राग जो है वह मिथिला के प्रख्यात कवि विद्यापति के द्वारा शुरू किया गया है अर्थात सृजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैथमेटिक्स से एक प्रश्न है, चीनी के मूल्य में यदि 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी जो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसके लिए जो होता है ना, इसके लिए सूत्र होता है वृद्धि। देखिएगा, वृद्धि और बटा जितने प्रतिशत वृद्धि हुआ है उसको 100 में जोड़ दीजिए और प्लस उसके बाद 100 से गुना करा दीजिए, प्रतिशत में बदल जाएगा। तो उस कंडीशन में हम इसका आंसर निकालेंगे तो 20 बटे उसके बाद 100 प्लस आपके पास 20 हो जाएगा और गुने कितना हो जाएगा 100। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप जब कीजिएगा तो आपके पास 20 बटा 120 आ जाएगा। देंगे 20 बाई 120 और मल्टीप्लाई आपके पास 100 हो जाएगा। यहाँ से जब इसको कटा दीजिएगा तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर कट जाएगा 5 चौका 20 और 4 तिहाई 12 और 5 में 10 से गुना कीजिएगा तो 10 5 दहिया 50 बटा 3 आएगा। 50 बटा 3 कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 16 पूर्णांक 2 बटा 3, यानी कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक शिक्षक को आगे बढ़ाइए और एक शिक्षक आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार आपका सिलेक्शन हर हाल में हो जाए। भारत के किस परिषदीय अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। भारत के किस परिषदीय अधिनियम जो है उसको हम लोग मार्ले मिंटो के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्त याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को जो है हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मार्ले और मिंटो के द्वारा एक सुधार नियम लाया गया जिसमें मार्ले जो हैं वह राज्य के क्या हैं, सचिव थे, भारतीय राज्य के क्या हैं, सचिव हैं। वहीं पर जो मिंटो थे वो भारत के वायसराय थे। इनके बीच में 1909 में एक प्रकार की समझौता हुई। भारत परिषद अधिनियम 1919 के 9 के
तहत, जिसे हम लोग मार्ली मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे इसमें जो है ना आरक्षण देने की बात की गई थी। आगे बढ़ते चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यह बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा भी गया था। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था किनके द्वारा लाया गया था? याद रखेंगे भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था किनके द्वारा लाया गया, ये प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था किनके द्वारा लाया गया, तो याद रखेंगे टॉमस मुनरो के द्वारा भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया गया है। वहीं पर अगर कॉर्नवालिस की बात करें तो कॉर्नवालिस के द्वारा जो है दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था। वहीं पर महलवारी व्यवस्था जो है विलियम बेंटिंग के द्वारा लाया गया। तो हमें पूछा गया रैयतवाड़ी किसके द्वारा लाया गया, टॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया है। छठे का ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न को देखिएगा। सिंधु जल संधि जो कि 1960 में हुआ, इसके अनुसार किन 3 नदियों पर भारत का नियंत्रण है? याद रखेंगे सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार किन 3 नदियों पर भारत का नियंत्रण आपको दिखाई देता है? 7वें का सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे ब्यास, रावी और सतलज, ये तीनों नदियां ऐसी हैं भारत की जिन पर 1960 के सिंधु जल समझौते के तहत भारत का नियंत्रण स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 7वें का ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से सभी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना से भी प्रश्न आपको बिहार बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशंस में मिलेंगे। ये उसकी अपनी एक ख्वाहिश वाली पॉइंट रहती है। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में, देखेंगे जनगणना 2000 कितने में हम लोग देखते चल रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है दोस्त कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर प्रतिशत सबसे अधिक है? केंद्र शासित प्रदेश को पूछा गया है, आप केरल न कर दीजिएगा। याद रखेंगे लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता सबसे अधिक है, तो वह है लक्षद्वीप। इसका 91% से भी ऊपर जो है साक्षरता प्रतिशत है। 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत में अस्थायी बंदोबस्त किनके द्वारा लाया गया था? अभी तुरंत इसके बारे में बताया गया है। भारत में अस्थायी बंदोबस्त किनके द्वारा लाया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में सन 1763 से 1800 ईस्वी के बीच में हुए सन्यासी विद्रोह का नामकरण किसने किया था? आप सभी जानते हैं दोस्तों कि 1763 से 1800 ईस्वी के बीच में जो बंगाल वाले क्षेत्र है वहाँ पर सन्यासी विद्रोह हुआ था और इसी सन्यासी विद्रोह के तौर पर आनंद मठ पुस्तक लिखी गई है, जिसमें से बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है आपका ये लिया गया है वंदे मातरम। उसी में से पूछा जा रहा है कि यह सन्यासी विद्रोह जो आंदोलन है उसका नामकरण किसके द्वारा किया गया, यह नाम किसके द्वारा दिया गया है? सही आंसर है 10वें का ऑप्शन नंबर बी, वारन हेस्टिंग के द्वारा यह नाम दिया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध 1857 की क्रांति में बिहार से है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध 1857 की क्रांति में बिहार से है? बाबू कुंवर सिंह, वंदे अली, रानी लक्ष्मीबाई, ये नहीं है, लेकिन उपर्युक्त दोनों का संबंध जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि वंदे अली का भी संबंध बिहार में आरा क्षेत्र से है। याद रखेंगे 1858 ईस्वी में इनको जो है फांसी दे दिया गया था। इस प्रकार से एक चौंकाने वाला प्रश्न है। 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत सारे दोस्तों ने इसके बारे में यही सोचा होगा, यही तो बीपीएससी की खासियत होगी, आपको चौंका देना। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? याद रखें कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत मिला है और उसके बाद चौधरी चरण सिंह को भी मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका एक बार फिर से आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी सेशन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके पास उपस्थित कराएंगे। हर हाल में 30+ करके आंसर हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, या यूँ झूठ मत बोल दीजिएगा। आपका जो भी होता है 30+ होता है, 35+ होता है, 5, 6, 10, 20 जो भी होता है, ईमानदारी पूर्वक जो है कमेंट कीजिएगा, क्योंकि भगवान देख रहा है। इससे मतलब गलती ना करेंगे, ऐसा करके क्या करेंगे। लेकिन अगर कमेंट करते हैं और आप उसको अपने मन से समझते हैं दोस्तों, उम्मीद कीजिएगा कि आप आगे की तैयारी कीजिएगा। युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी ऑपरेशन चलाई गई है? युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी ऑपरेशन चलाया गया था? सही आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कावेरी जो है नाम की ऑपरेशन कावेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी ऑपरेशन चलाई गई? 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अनुसार कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर के रूप में प्रथम स्थान पर है। स्वच्छता सर्वेक्षण अगर देखा जाए 2024 के अनुसार तो कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर के रूप में प्रथम स्थान पर रहेगा। याद रखेंगे, इस बार जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 जो पेश किया गया उसमें एक प्रथम स्थान पर एक नहीं बल्कि दो को रखा गया। इंदौर और सूरत ये दोनों संयुक्त रूप से इस बार पहले स्थान पर है। इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इंदौर और सूरत, नवीनगर जो है दूसरे, और उसको मतलब मान लीजिए क्रम देखा जाए तो तीसरे हो जाता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। बीपीएससी के द्वारा कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है, तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपके पास बी, आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न पर आप गौर फरमाइएगा और एक एक प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। कुछ ही देरों में साइंस के क्वेश्चन हाजिर होने वाले हैं, घबराइए नहीं, हर कंटेंट को ध्यान में रखा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है। यह भी बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया, 1 में पूछा गया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है, तो प्रश्न आपके सामने दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले यानी जीके गोखले हैं। 16 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए 17वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं सुमेलित किया गया है। निम्नलिखित में से वो कौन है जिसको सही तरीके से सुमेलित नहीं किया गया है। उम्मीद कीजिएगा कि जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं आपको एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं किया गया है। आइसोबार वायु दाब को मापता है, सही है। आइसोसाइट समान दाब को मापता है, ये भी सही है। आइसोबाथ गहराई को मापता है। यानी कहने का मतलब पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है, तो उम्मीद कीजिए सभी के सभी सही हैं। यही कारण है कि इसमें आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, अर्थात सही मिलाने के लिए कहा गया था, सही नहीं कहा गया था, सबके सब सही है, अर्थात ऑप्शन के रूप में उपर्युक्त में से कोई नहीं सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्त। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से ने के रूप में प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, स्नेहक यहाँ पर लिखा जाएगा। याद रखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्नेहक। गलती से ये जब मिस्टेक हो गया है यानी टाइप करते समय। निम्नलिखित में से कौन सा स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाएगा। हेमाटाइट, क्रायोलाइट और ग्रेफाइट। उम्मीद करते हैं कि आप आंसर चुन चुके होंगे। ग्रेफाइट का प्रयोग जो होता है स्नेहक के रूप में मशीनों में की जाती है। अगला प्रश्न आप लोग देख लेंगे। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है और गौर से देख लीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर बताने की कोशिश कीजिए। प्रश्न कहता है एक वस्तु का वजन सबसे कम कहां रखने पर होगा। एक वस्तु का वजन सबसे कम कहां रखने पर होगा। पृथ्वी के केंद्र पर, उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही है या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। सही आंसर है एक वस्तु का वजन सबसे अधिक वहां होगा जब हम इसको पृथ्वी के केंद्र पर रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा का अंग, कौन सा जो है वह कुर्सी नहीं, यहाँ पर देख लेंगे आपके पास कौन सा कोशिका का अंग प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यहाँ पर कोशिका कर देंगे, ठीक है, मिस्टेकिंग हो जाती है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का अंग प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है या कोशिका का अंग, कोशिकांग जो है वह प्रोटीन का संश्लेषण का काम करेगा। 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने ए, यानी कि राइबोसोम जो होता है दोस्तों वह कोशिका का एक ऐसा कोशिकांग है जो हमारे कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न आपके सामने 21वां नंबर है, ध्यान से देखिएगा। 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ठीक से कर देते हैं, यहाँ पर लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कण हमारे शरीर को संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा कण है जो हमारे शरीर को संक्रमण के से हमारी रक्षा करता है। सही आंसर हो जाएगा WBC, अर्थात जो व्हाइट ब्लड सेल होती है दोस्तों वही हमारे शरीर में जो होती है वह संक्रमण से हमारी रक्षा करती है। आइए देख लेते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन है लाल रक्त कणिका के निर्माण कहाँ होता है। प्रश्न है कि लाल रक्त कणिका का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास देख लेंगे ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि दोस्तों इसमें आंसर नहीं दिया गया अस्थि मज्जा, क्योंकि आप जानते हैं कि लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, यहाँ पर नहीं दिया गया है। यही कारण है कि एक बार फिर से देख लीजिए, अस्थि मज्जा नहीं रहने की वजह से लाल रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहेगा 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। प्रश्न कहता है शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण किस भ्रूणीय स्तर के द्वारा होता है। प्रश्न कहता है शरीर की तंत्रिका कोशिका का निर्माण किस भ्रूणीय स्तर के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा एक मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये पहली बार क्वेश्चंस मिले होंगे। घबराइए नहीं, ये एक नया सीख होगा आपके जीवन का। सही आंसर है एक
एक्टोडर्म्स, याद रखेंगे एक्टोडर्म्स शरीर के तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण के लिए भ्रूणीय स्तर के रूप में कार्य करता है। लीजिए 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है पशुओं में एथलीट फुट की बीमारी सिस्टम द्वारा यानी किसके द्वारा होता है। याद रखेंगे कहता है कि पशुओं में एथलीट फुट की बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो याद रखेंगे एथलीट फुट जो होता है, आंसर कमेंट करेंगे। 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फफूंद के द्वारा जो है एथलीट फुट की बीमारी होती है पशुओं में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। प्रश्न है कि अल्फा कैरोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो पाया जाता है। तो अल्फा कैरोटीन प्रोटीन निम्नलिखित में से हमारे शरीर के किस भाग में पाया जाएगा या किस चीज पर पाया जाएगा? रक्त में, त्वचा में, ऊन में, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। 25वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे त्वचा में। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है, तो याद रखेंगे यह त्वचा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा नापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी को मापने वाले इकाई को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, हाइड्रोमीटर, गाइगर काउंटर या सिस्मोग्राफीमीटर के माध्यम से। तो एक रेडियो एक्टिविटी की मापन जो होती है वह दोस्तों गाइगर काउंटर के माध्यम से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न, आप लोग देख लीजिएगा कि फिटकिरी गंदे पानी को किस क्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। यह प्रश्न आपके सामने है। 27वां नंबर प्रश्न है कि फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदन के द्वारा। याद रखेंगे 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि फिटकिरी गंदे पानी को जिस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है उसे हम और आप स्कंदन के नाम से जानते हैं। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर करीब 520 से अधिक वीडियोज उपलब्ध है जो आपके लिए लाभदायक हैं। आप उसे ज़रूर देखें और उससे लाभान्वित हों। किसी भी प्रकार से PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप करके उसे प्राप्त कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत के राजस्व घाटा रहने की कितनी अनुमान है। अगर केंद्रीय बजट 2024-25 की बात करें तो भारत के राजस्व घाटा रहने की कितनी अनुमान लगाई गई है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपके पास बी, GDP का 2%। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत के राजस्व घाटा रहने की अनुमान कितनी लगाई गई है? GDP का 20%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते चलते 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि भारत में रुपए का सबसे अंतिम बार कब अवमूल्यन किया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स के एक क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। भारत में रुपए का सबसे अंतिम बार कब अवमूल्यन किया गया था। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1931 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, कहता है कि भारत में रुपए का सबसे अंतिम बार कब अवमूल्यन किया गया था। सही आंसर हो जाएगा जुलाई 1991 ईस्वी। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को गौर से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है, अर्थात राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही इस पर जो है अपने फैसले या दोनों ही इसके लिए लागू करते हैं या इस पर फैसला ले सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती शिक्षा में है? तो आप जिस एरिया में जाना चाहते हैं वही इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षा क्षेत्र जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। आगे है 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 है इंटू कॉस ए है तो सेक ए का मान निकालिए। एक मैथमेटिक्स क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है साइन ए बराबर 3/4 और कॉस ए। उम्मीद कीजिएगा कि ये गुना में है तो कहाँ चला जाएगा? भाग में। उस कंडीशंस में इसका मान हो जाएगा साइन कितना ए और बटा कॉस कितना ए इक्वल टू हो जाएगा 3/4। साइन ए बटा कॉस ए का मान 10 होता है। उस प्रकार समझ सकते हैं कि 10 ए का मान आपके पास दिया है कितना? 3/4, यानी ऊपर वाला लंब है नीचे वाला आधार है। तो हम कर्ण निकालेंगे तो कर्ण का मान हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 का 9, 4 4 का 16, 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अब आपके पास कर्ण मालूम चल चुका है 5। तो सेक ए का मान सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान अभी तुरंत 5 निकाला और आधार का मान देख लीजिए, इसमें से जो 4 दिया गया है वो रहेगा 5/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको आसानी से समझ गया होगा। तो ये देख लीजिएगा, अब हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। देख लीजिए
अगला मैथ का क्वेश्चन है, प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कहता है, दोस्त ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अधिकतम मान क्या है। इस बार बीपीएससी टीआरई 3 में इससे आधारित एक क्वेश्चन पूछ दिया था। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अधिकतम मान क्या है। तो दोस्तों अधिकतम मान निकालने के लिए ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरत होता है कि हम लोग ए एक्स प्लस नहीं सॉरी एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है ए साइन एक्स याद रखेंगे प्लस बी साइन बी कॉस एक्स। अगर दिया रहे तो इसमें ए और बी का स्क्वायर अगर रूट में करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, अधिकतम मान हो जाएगा। लेकिन इसके अगर माइनस लगा देंगे तो वह न्यूनतम मान हो जाएगा। तो हमको अधिकतम पूछा जा रहा है तो देख लीजिएगा, इसके आगे कुछ नहीं तो एक है, इसके आगे कुछ नहीं तो एक है, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। उम्मीद करेंगे एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर बराबर √2। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी का अनुपात 4:5 है तो उस कंडीशन में ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। करना कुछ नहीं है, यहाँ पर लिख देना ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ पर उठाइए 2 और उसके बाद यहाँ पर लिखिए 3। बी का मान इस बार यहाँ पर दिया है 4 और यहाँ पर दिया है 5। गुना कराइए, 2 चौका 8, ठीक है, प्लस उसके बाद 3 चौका 12, उसके बाद अनुपात फिर दीजिए 3 × 5 = 15। याद करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपने आंसर भी बनाया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप किसी भी हाल में छोड़कर मत हटिए, क्योंकि कुछ दोस्तों का ये कहना था ना कि सर मैथ के क्वेश्चंस को हम छोड़कर चलते हैं। क्यों छोड़िएगा भाई साहब, एक एक नंबर का यहाँ पर फाइटिंग करना है और आप मैथ का क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। नहीं नहीं, अगर समझ में आता है तो एक एक करके नए चीज़ सीखने की प्रयास कीजिए, वरना कंपटीशन में कहाँ रहिएगा। किसी चीज़ को आपके अगर आपके दिमाग में ही बैठ जाता है कि मैं इसको नहीं करूँगा तो अब हो गए, आप वहाँ से हट चुके हैं। जो नहीं आता है उसको ध्यान से देखना है। लगातार 5 संख्याओं का औसत 20 है, जो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, कहता है लगातार 5 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। तो कहता है इसमें से बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले लगातार 5 संख्या एक, यहाँ पर x प्लस अगला हो जाएगा x + 1, उसके बाद कर दीजिए x + 2। अभी तक 3 संख्याएं हुए, उसके बाद x + 4 और उसके बाद प्लस नहीं x + 3 हो जाएगा और उसके बाद x + 4। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला संख्या आपके पास x हो जाएगा, प्लस कीजिएगा x + 1 हो जाएगा, प्लस कीजिएगा x + 2 हो जाएगा, फिर प्लस कीजिएगा x + 3 हो जाएगा और प्लस कीजिएगा तो x + 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर नीचे नीचे औसत कहा जा रहा है, तो 5 संख्या है 5 है, बराबर इनकी औसत आपके पास 20 दिया गया है। देखिए x को जब जोड़ना शुरू करेंगे ना तो 5x है, तो कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा देख लीजिएगा। यहाँ पर आ जाएगा 5x और प्लस 1 और फिर प्लस 2 और फिर प्लस 3 और फिर प्लस 4, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10, 10 हो जाएगा। और बटा में कितना है 5 और बराबर में कितना कहा गया 20, तो 20 बचे कितना हो जाएगा 100। याद रखेंगे। तो अब आपके पास मान कितना है 5x + 10 = 100। इस 10 को इसमें से घटाइएगा तो 5x = आपके पास 90 आ जाएगा। इसको घटाइएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या x का मान कितना आ गया, x का मान हमारे पास कितना है 18 आ गया। सबसे बड़ी संख्या क्या है x + 4, जब जोड़ रहे हैं तो 18 में 4 जोड़ दीजिएगा, कुल मिलाकर के आपके पास 22 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अब इसमें से आंसर आप चुन चुके होंगे और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथ को भी लगातार सीखते चलिए। एक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहता है कि कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। जितनी गुनी हो जाएगी उसमें से घटा दीजिए, जितना समय है उसमें उससे भाग दे दीजिए। जितनी गुनी है उसमें से क्या कीजिए घटाइए, जितना समय है भाग दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, कटा दीजिए। यहाँ पर कितने हो जाएंगे 20 और यहाँ पर 3 में से 1 चला जाएगा 2, नहीं 3 में से जाएगा कितने 2, तो 2 में 20 से गुना करा दीजिए, 40% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितनी गुनी उसमें से घटाइए, नीचे जितना समय दिया गया है उससे भाग दीजिए, मल्टीप्लाई 100 कीजिए। इसी तरीके से ब्याज का, दर का, समय का, फिर इस तरह से सभी का ट्रिक के माध्यम से आंसर्स निकल जाते हैं। यहाँ प्रश्न देखिए, जबरदस्त प्रश्न है। एक दो संख्याओं का योग 35 और उसका अंतर 13 है, दोनों संख्याएं क्या होंगी। तो पहला संख्या x + y, दोनों का योगफल कितना कहा जा रहा है 35। एक बार फिर से कर लेते हैं, देखिएगा दोनों का योगफल x + y का मान आपके पास 35 है। दूसरी बात घटाव कितना है, x - y का मान 13 है। ठीक है, इसको कटाइए, y से y कैंसिल, 2x = कितना आ गया 5 और 3 8 हो जाएगा और 3 और 1 4 हो जाएगा, 24 दूना 48 कटा दीजिए। उम्मीद करते हैं कि x का मान आपके पास कितना आ गया 24। ठीक है, इसी x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट था x + y = कितना 35। तो देख लीजिएगा, आप क्या कीजिए y रहने दीजिए और यहाँ पर x का वैल्यू 24 रखिएगा, तो 35 में से घट जाएगा 24, 35 में 24 घटाइएगा तो 11 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आपको भी समझ में आ गया होगा।
आगे बढ़ते चलते 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में। 10% और 20% के दो क्रमागत छूट का एक समतुल्य छूट क्या हो जाएगा? तो देख लीजिएगा, जब दो आंकड़े रहे ना तो उस समय यहाँ पर 100 लिखते हैं और उसके बाद माइनस करते हैं। जितने परसेंट घटाया गया तो 100 में से घटा दीजिए 10 और मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 100 में से घटा दीजिए 20, ठीक है, और बटे क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि अब ऐसे आ गया होगा 100 और माइनस। अब आपने घटाया होगा 100 में से 10 तो आपके पास 90 आया होगा, 20 घटाया होगा तो 80 आया होगा, बटे में कितने करने हैं 100। अगर वहीं पर 3 आंकड़ा होता तो इसमें 100 गुने 100 से हम लोग भाग करते, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। बताइए 100 माइनस 8 9 72, याद रखेंगे 100 माइनस 8 9 72 घटाएंगे तो 28 आ जाएगा। इस प्रकार से 28% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास सी इसका सही आंसर है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्त अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देख लीजिएगा कल शाम तक, या मैं तो कोशिश करूंगा आज नहीं होता है तो कल शाम तक 100% पिछले 6 माह का जो है करंट अफेयर्स का वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि जनवरी से लेकर के जून तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वे कल तक प्रदान कर दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन है जो सही प्रकार से सुमेलित नहीं किया गया है। याद रखेंगे, पहले देख लेते हैं। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है, बिल्कुल सही है। रावी नदी पर रंजीत सागर परियोजना बनाया गया है, लेकिन चेनाब नदी पर तुलबुल परियोजना नहीं है, यह झेलम नदी पर है। याद रखिएगा, चुनाव जो है ये तुलबुल परियोजना है, चेनाब पर नहीं है बल्कि झेलम नदी पर है। ऑप्शन नंबर इसका आपके पास सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हर एक बिंदु आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत फायदे होंगे हमारे इस वीडियो से, देखते चलिएगा। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था? तो बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था? सही आंसर हो जाएगा उसका इल्तुतमिश जो था, ये बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। आगे बढ़ते चलते हैं और अंतिम नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं और अब आंकड़े बताने की समय आ चुके हैं। प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था? देख लीजिएगा, अजातशत्रु ने किया था? नहीं। अशोक ने किया था? नहीं। कनिष्क ने किया था? बिल्कुल नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ गए होंगे, काला अशोक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। तो आज 40 में कुल कितने आपके स्कोर हुए जरूर हमें कमेंट करके बता दीजिए, और आपको हमारा सेशन कैसा लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।